मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रिजल्टपुर में आप प्रिय बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। इसका पार्ट 1 जो है सफलतापूर्वक आप लोगों ने भली भांति पढ़ा भी है, एक्सप्लेन को समझा है। प्यारे बच्चों, ये जो क्लास 10 है उसका फिजिक्स यानी कि भौतिकी का प्रथम पाठ है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसका पार्ट 1 वाला वीडियो मैं डाल दिया हूं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाकर आप उसको देख लीजिए। फिर आते हैं इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या। तो इसके पहले मैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों इत्यादि, दर्पण इत्यादि के बारे में समझा चुका हूं। तो अब आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसी को जानना है। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं रिजल्टपुर में आप सभी का। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जब चाहें मनचाहे तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा। मैं जानता हूं कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास हमेशा मोबाइल नहीं होता है। आपके माता पिता के पास भी मोबाइल है। अगर चैनल सब्सक्राइब है तो अब जब भी आपके हाथ में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए मोबाइल आएगा तो आप सब्सक्रिप्शन वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा और रिजल्टपुर को ऐसे टच कीजिएगा तो उसमें मेरा आज का डाला हुआ वीडियो आ जाएगा। तो फिर उसमें आपको जो वीडियो देखना है आप लोग आसानी से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। मैं गोलीय दर्पण के बारे में बता चुका हूँ कि गोलीय दर्पण वास्तव में एक खोखले गोले का भाग होता है। यहाँ देखिएगा, ये खोखले गोले का भाग होता है। यहाँ से यहाँ तक जो है काट लिया गया है। आप लोग फिर से देखने का प्रयास कीजिए। ये वाला गोलीय दर्पण के इतना वाला हिस्सा काट लिया गया और पीछे कलई कर दिया गया, देख सकते हैं। फिर यहाँ इसको काट लिया गया है और पीछे कलई कर दिया गया, माने पेंट कर दिया गया है दर्पण बनाने के लिए। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। प्यारे बच्चों, ये अवतल दर्पण है और यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ से परावर्तन करके यहाँ जा रही है। ये सतह है, इस सतह को कहेंगे परावर्तक सतह। और ये परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण उसको कहते हैं। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये टाइपिंग में गलत हो गया है। यहाँ अवतल दर्पण नहीं कह के क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिएगा, ये गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है। इसका परावर्तक सतह यहाँ से किरण आ रही है, परावर्तन के बाद इधर गुजर रही है। आप लोग देख लीजिए, ये किरण आ रही है, इधर गुजर जा रही है, जिसे काल्पनिक रूप से पीछे की ओर F से गुजारा जा रहा है। तो चूंकि ये जो दर्पण है इसका पीछे वाला जो कलई किया हुआ भाग है और आगे वाला जो भाग है जहाँ किरण पड़ रही है वह परावर्तक सतह है और वह उठा हुआ है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब चूंकि मैं एक बार फिर से बता दूं कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। समझ में नहीं आता। वास्तव में दर्पण बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कौन है? तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। तो पहले हमको पढ़ना है समतल दर्पण। मैं पढ़ा चुका हूँ पहले वीडियो में। आप जल्दी से चाहें तो वीडियो में प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए। प्ले लिस्ट को ओपन करने के बाद मेरा साइंस सब्जेक्ट क्लास 10 का आएगा, उसको टच कीजिएगा तो वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो समतल दर्पण के पढ़ने के बाद गोलीय दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण में कौन सा प्रकार होता है? तो एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। फिर पढ़ना है परवलयिक दर्पण, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ना नहीं है, ऐसे मैं आपको अपने मन से बता दे रहा हूँ। तो दर्पण का वह प्रकार, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण का वह प्रकार जिसकी परावर्तक पर सतह परवलयिक होता है। प्यारे बच्चों, परवलयिक नाम से ही पता चलेगा। परवल किस आकार का होता है? देखिए, परवल का एक टुकड़ा जैसा है, यानी कि परावर्तक सतह कुछ ज़्यादा ही धंसा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण। देखिएगा, यहाँ परावर्तक सतह जो है काफ़ी धंसा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा, ये परवलयिक दर्पण का उदाहरण है। 10वीं कक्षा में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग 2 दर्पण के बारे में समझ गए। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण है।
क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह ढासा हुआ है। देख रहे हैं ना, ये धंसा हुआ है, जहाँ प्रकाश की किरण पड़ी है वो धंसा हुआ हिस्सा है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसलिए वो अवतल दर्पण है। और ये जो है जो गोलीय दर्पण है इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है जहाँ प्रकाश की किरण पड़ रही है वो उठा हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों, तो इसमें कुछ भाग होता है जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसके अंग को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ये जो दर्पण की चौड़ाई आप देखिए, ए से यहाँ बी तक ये दर्पण की चौड़ाई है। ये दर्पण की चौड़ाई कितना? ए से बी तक है। तो ये जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसको दर्पण का क्या कहते हैं? तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर आता है ध्रुव पी, ध्रुव पोल, POLE, पोल मीन्स ध्रुव होता है, इसलिए ध्रुव को P अक्षर से सूचित करते हैं। तो दर्पण के ठीक बीच में स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, ये जो दर्पण AB है इसके ठीक बीच में यहाँ पर कौन सा बिंदु है? एक बिंदु है, उसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। फिर आता है फोकस। फोकस किसे कहते हैं? तो दर्पण में परावर्तन के बाद किरण प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। प्यारे बच्चे, इसको समझने के लिए आप लोग नोटिस कीजिएगा कि ये देखिएगा, ये दर्पण है ना, ये किरण आ रही है और यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद जी किस बिंदु से गुजर रही है? प्रधान अक्ष के F बिंदु से, इसी को कहते हैं फोकस। फोकस को F से सूचित किया जाता है। किस F से? तो कैपिटल F से, बड़ा वाला F से इसको सूचित करते हैं। छोटा वाला F से सूचित मत कीजिएगा, क्योंकि फोकस दूरी को छोटा वाला F से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, किरण आ रही है, ऐसे परावर्तन के बाद जा रही है, लेकिन काल्पनिक रूप से F बिंदु से गुजारा, एक बिंदु से गुजारा जाता है ना, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से, उसको बोलते हैं फोकस। फिर आते हैं वक्रता केंद्र। प्यारे बच्चों, इसको C से सूचित करते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, या उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, ये जो है गोलीय दर्पण है। यहाँ देखिएगा, ये गोलीय दर्पण है जिसका कुछ हिस्सा काट के एक दर्पण बना लिया गया है। तो इसके बीच का एक सेंटर है ना जी, खोखले गोला का बीच में सेंटर है ना, जो उसको बोलेंगे केंद्र, वक्रता केंद्र, यानी इसको C से सूचित करते हैं। सेंटर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसीलिए। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, तो वह रेखा जो ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाती है उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप लोग इसको इस तरह समझिए, ये जो दर्पण है ये P है और P जो है देखिएगा C, ये रेखा की दूरी क्या होती है? अनिश्चित होती है लंबाई इसकी। ये ऐसे दूर तक जाएगा, पटना, दिल्ली, जहाँ तक ले जाया जा सकता है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है। तो P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसको मुख्य अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए कि ये है ध्रुव, ये जो बिंदु है ये है ध्रुव और ये है F, ये दोनों के बीच की जो दूरी है क्या कहलाएगी? P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो एक होता है वक्रता त्रिज्या, जिसको R से सूचित करते हैं। प्यारे बच्चों, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस, जिसको R से सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग नोटिस कीजिएगा इसको। तो ये कैसे होता है? तो मान लीजिए कि ये जो P बिंदु है इसकी लंबाई सीधे C से मिला दिया जाए, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसको किस अक्षर से सूचित किया जाता है? R से सूचित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ज़रूरी सूत्र है, आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और फिर दूसरा F बराबर क्या हो गया? R/2, इसको सिद्ध करना होता है। फिर अगला प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या R जो होता है फोकस दूरी F का दोगुना होता है, माने R = 2F। आपसे बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रश्न जो है
ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपके प्रश्न में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है प्यारे बच्चों। ये मान लीजिए किसी गोलीय दर्पण का माने अवतल दर्पण हो सकता है, नहीं तो उत्तल दर्पण हो सकता है। उसकी फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 में 2 से गुना कीजिएगा। तो अगर कह दे कि कोई गोलीय दर्पण है और इसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों? तो उसको आधा करना होता है। कैसे? तो 16 सेंटीमीटर है तो F बराबर R/2 होगा। वक्रता त्रिज्या माने R का मान 16 सेंटीमीटर है, तो R/2 करेंगे तब ना F का मान निकलेगा। तो इस तरह से 16/2 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिए, आप वृत्त अगर चैप्टर पढ़े होंगे वृत्त, तो वृत्त में आप लोग क्या पढ़े होंगे? उसका व्यास और त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होता है। मान लीजिए कि जैसे किसी वृत्त का व्यास जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर आते हैं कि दर्पण से टकराकर परावर्तित होने वाली किरणें। इस बिंदु को क्यों समझना जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि बच्चों से कहा जाता है 5 नंबर के लिए या 6 नंबर के लिए ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको किरण आरेख द्वारा दर्शाना है कि वस्तु को यहाँ पर रखा जा रहा है या F पर रखा जा रहा है या C पर या अनंत पर, कहीं पर भी वस्तु को रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चे जो है उसको रटने का प्रयास करते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, आप रटिए नहीं, आपको समझना चाहिए। देखिए बच्चे, मैं अभी स्थिति को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जब ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण आपको दिख रहा होगा, और मान लीजिए कि ये क्या है? प्रधान अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है दर्पण के किसी बिंदु पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ से परावर्तित होगी, टकरा कर यहाँ से किससे होकर गुजर जाती है? तो प्रधान अक्ष से आती हुई किरण किससे होकर गुजरेगी? F से होकर गुजरेगी। पक्का किससे होकर गुजरेगी? तो F से होकर गुजरेगी। प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद वो F से होकर गुजरेगा, है ना। और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन भी करेगा। आप देखिएगा, अगर इसको बिंदु को मिला दिया जाए तो यहाँ आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। फिर अगली स्थिति देखते हैं, जब किरण F से, अच्छा आप लोगों को बताना है, इसी के आधार पर आगे आप जो है दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिए, एक किरण है, किससे होकर आ रही है? तो F से होकर आ रही है। तो फिर टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो ये टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आप लोग को समझना चाहिए, जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ, तो परावर्तन के बाद F से गुजरेगी। अगर वह किरण F से आ रही है तो वह समांतर हो जाएगी। समांतर आएगी तो F से गुजरेगी, और F से आएगी तो समांतर होकर चली जाएगी। फिर अगले बिंदु में जानते हैं, जब किरण C से गुजरे, तो मान लीजिए किरण है और किससे गुजर रही है? अब कि C से गुजर रही है। प्यारे बच्चों, जो भी किरण C से गुजरता है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस दिशा से, इस दिशा से आया है, फिर इसी दिशा में वापस ऐसे लौट जाएगा, यानी वह दिशा चेंज नहीं करता। जिस बिंदु पर टकराता है वहाँ से सीधे वापस लौटता है। प्यारे बच्चों, इतना समझ जाइएगा तो बाद में बहुत आसान हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि मान लीजिए कि अवतल दर्पण है और सीधे कोई किरण P पर आ रही है, तो जाहिर सी बात है P पर आएगी तो प्रधान अक्ष से कोई ना कोई तो कोण बनाएगी ना जी। तो मान लीजिए कि जितना कोण बना रही है, यहाँ पर मान लीजिए कि आप 30 डिग्री का कोण बना रही है प्यारे बच्चों, तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बना देगी किरण और यहाँ से निकल जाएगी। समझ में मेरी बात आई कि नहीं आई? नहीं आई तो कमेंट करके पूछ ले सकते हैं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। मान लीजिए किरण है और यहाँ से आ रही है, तो टकराने के बाद जितना कोण बनाते हुए आई थी प्रधान अक्ष से, उतना ही कोण फिर बनाते हुए गुजर जाएगी। फिर अगला हम उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। उस उत्तल दर्पण में सेम टू सेम वही है। अगर किरण आ रही है और कहाँ पर आ रही है? तो पोल, ध्रुव पर आ रही है, तो जितना कोण बनाकर आती है प्रधान अक्ष से, उतना ही कोण फिर यहाँ बनाएगी और वहाँ फिर चली जाएगी दूसरी दिशा में। फिर आगे आते हैं कि अगर मान लीजिए कि उत्तल दर्पण है और एक किरण आ रही है प्रधान अक्ष से समांतर, तो पीछे तो कलई है, इसको आर पार तो करेगी नहीं, तो फिर इस दिशा में चली जाएगी।
जिसको काल्पनिक रूप से आप कैसे गुजार सकते हैं, एफ से होकर गुजार सकते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है उसका जो फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है वह उसके पीछे होता है। फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए कि कोई किरण है उत्तल दर्पण में और सीधे सी की दिशा में आ रही है, सी की दिशा में किरण आ रही है, तो टकराने के बाद ऐसे आ रही है, तो फिर टकराने के बाद वापस चली जाएगी और इसको काल्पनिक रूप से सी से होकर गुजारा जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। ये किरण है और किस दिशा में आ रही है, तो सी की दिशा में आ रही है, तो दर्पण को छेद के तो नहीं जा सकती है, पीछे पेंट किया गया है, तो ये किस दिशा से आ रही है, इस दिशा से आ रही है, तो फिर वापस उसी दिशा में चली जाएगी, जिसे काल्पनिक रूप से आप किससे होकर गुजार सकते हैं, तो सी से होकर गुजार सकते हैं। फिर आप लोग इतना समझ गए तो अब आपको दर्पण की विशेषता ज़्यादा समझ में आएगा। 6 नंबर का ये प्रश्न होता है, इसलिए बहुत ही VVIP प्रश्न है। परीक्षा में हर साल ये 6 स्थिति जो बनती है अवतल दर्पण में, 2 स्थिति बनती है उत्तल दर्पण में, इन दोनों दर्पणों की स्थिति को पक्का पूछता रहता है, इसलिए आपको इसके बारे में समझना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। इतना देर तक अगर आप वीडियो देख लिए तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं और मोबाइल लेकर उसका मिस यूज, बोलेंगे कि सर पढ़ाते हैं इसलिए मैं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन बदले में रील्स देखने लगते हैं, यूट्यूब पर नाच गाना लौंडा लौंडिया का नाच देखने लगते हैं। तो अपने माता पिता को धोखा तो देते ही हैं, लेकिन साथ में साथ अपना भविष्य भी चौपट कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं और आप लोग मेहनती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अन्य दोस्तों में शेयर कीजिएगा। समझ लीजिएगा कि मेरा यही गुरु दक्षिणा है। और मेरा देखिए, जो टीचर जो है फेमस हो गए हैं वे लोग क्या किए हैं, वे लोग ऐप के माध्यम से महीना लेके पढ़ा रहे हैं, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि जो है वीडियो का रीच बढ़ेगा, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में सुविधा होगी। तो धन्यवाद। प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है कि जब वस्तु, किस दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ इसको नोटिस कीजिएगा, मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ अवतल दर्पण। वस्तु P और F के बीच में रखा जाए, किस दर्पण के, अवतल दर्पण के। ये जो है कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये जो है कौन सा दर्पण है, ये जो है अवतल दर्पण है। और इस दर्पण में क्या मैं किया हूँ, ये जो अवतल दर्पण है यहाँ पर एक वस्तु, ये देखिए ये P वाला जगह है और ये F, इसका फोकस F है और ये ध्रुव P है, इसके बीच में एक वस्तु को रखे हैं। तो यहाँ से जब रखे हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा उस स्थिति को बताना है। तो कैसे, देखिए एक तो यहाँ से किरण निकलेगी प्रधान अक्ष के समांतर। आप लोग जानते हैं कि दर्पण से टकराने के बाद किससे गुजरेगी, F से होकर गुजरेगी। और एक किरण जो है, एक किरण आ रही ऐसे सीधे कहाँ से आएगी, P पर। मैं अभी आपको बताया हूँ, उतना ही कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष से ऐसे गुजर जाएगी। प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, तो प्रतिबिंब का मतलब होता है किरणों का काटान बिंदु। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। आपको क्या लगता है, आगे की तरफ बढ़ाने से ये जो है कभी एक दूसरे को काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, तो इसलिए इसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया जा रहा है ताकि ये प्रतिच्छेद करे, जिससे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। और ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा वस्तु है, ऊपर रखा हुआ वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब हो गया। कैसा दिख रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है। प्यारे बच्चों देखिएगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इधर पेंट किया गया है। और यह प्रतिबिंब कैसा है, तो काल्पनिक है, क्योंकि काल्पनिक किरणों से जो के काटान बिंदु से जो प्रतिबिंब बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। आप लोग देखिएगा, आप एक चीज़ और याद कर लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा है, ये भी ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है। जाहिर सी बात है, प्रधान अक्ष के ऊपर ये भी है, ऊपर ये भी है, तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। और वस्तु से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। तो ये देखिएगा, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इस तरह से
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। कब? जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए तो। अगर वस्तु को आप कहाँ रख रहे हैं? अगर आप वस्तु को रख रहे हैं F पर, प्यारे बच्चों अगर F पर वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये वस्तु हो गया मान लीजिए, तो यहाँ से आप लोग प्रधान अक्ष के समांतर किरण निकलेगी, F से होकर गुजरेगी, आपको तो इतना पता ही है। फिर एक और किरण जो है C की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में जो जाता है वो टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। देखिएगा ये दोनों के दोनों किरणें समांतर है, पीछे नहीं जा रही है बल्कि आगे ही जा रही है, लेकिन समांतर किरणें एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए मान लिया जाता है कि अनंत पर काटेगी, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों जब वस्तु को F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और यह अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि यदि वस्तु को F और C के बीच रखा जाए तो ये है ध्रुव, यहाँ देख सकते हैं ये दर्पण जो है, यहाँ पर देख सकते ये दर्पण है और यहाँ उसका फोकस है और ये उसका वक्रता केंद्र है। तो ये जो फोकस है और वक्रता केंद्र इसके बीच में वस्तु को यहाँ रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्यारे बच्चों थोड़ा सा दर्पण की स्थिति समझ लीजिए। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया F, ये हो गया C वक्रता केंद्र। इसके बाद क्या बोला जाता है? तो इसके बाद वाला क्षेत्र को अनंत बोला जाता है और उसके बीच का क्षेत्र बोला जाता है। तो वस्तु को जब C और F के बीच में रखा जाता है तो एक किरण ऐसे आएगी और टकराने के बाद ऐसे F से होकर गुजरेगी जैसा कि आपको पता है, और जो F से होकर जाएगी फिर ये प्रधान अक्ष से समांतर हो जाएगी और यहाँ पर एक दूसरे को काटेगी। प्यारे बच्चों ये जो जगह काटा गया है वो क्या है? वक्रता केंद्र के बाद है और अनंत के पहले है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पहले देखिए दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है? प्यारे बच्चों दर्पण के आगे बन रहा है, और दर्पण के आगे बन रहा है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के आगे बनता है। आप लोग देख सकते हैं कि वास्तविक किरणों के कटान से प्रतिबिंब बना है, दर्पण के आगे बनेगा और यह वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। देखिएगा ये है वस्तु, ये वस्तु है, आप लोग थोड़ा सा अच्छा से इसको देखिए। तो ये वस्तु है, ये है वस्तु और ये है उसका प्रतिबिंब। क्या पता चल रहा है? ये जो वस्तु है ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर है, तो उल्टा प्रतिबिंब है। तो फिर से मेरा प्रश्न क्या है? वस्तु को F और C के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब जो होगा वह क्या होगा? दर्पण के आगे C और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। फिर आते हैं अगले पर, जब वस्तु को C पर रखा जाए तो क्या होगा? यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग देख सकते हैं ये है अवतल दर्पण और ये इसका ध्रुव P है, फोकस F है और वस्तु को कहाँ रखा गया है? C पर रखा गया है। तो C पर जब वस्तु को रखा जाएगा तो एक किरण समांतर आएंगी प्रधान अक्ष के, टकराने के बाद F से गुजरेगी और यहाँ पर जाएगी, फिर एक किरण यहाँ से F से होकर गुजरेगी और इस बिंदु पर टकराने के बाद फिर कहाँ मिलेगी? यहाँ। तो ये जो हो गया प्रतिबिंब हो गया। आप लोग देखिएगा जहाँ पर वस्तु रखा गया था C पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया? C पर। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के आगे C पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि जब वस्तु को C और अनंत के बीच रखा जाए तो क्या होगा? अरे बच्चों ये जो अवतल दर्पण है इसको भली भांति देख लीजिए और इसका ये फोकस है, ये इसका C है। आपकी वस्तु को C से भी आगे रखा गया है, तो C से आगे वाला क्षेत्र जो है सबसे आगे तो अनंत होता है, तो इसके बीच के क्षेत्र को अनंत और C के क्षेत्र बोलते हैं। तो C और अनंत के बीच में वस्तु को रखा गया है, तो स्थिति देखिए एक किरण तो जाहिर सी बात है समांतर आएगी, तो किससे होकर गुजरेगी? तो F से होकर गुजरेगी, और एक किरण F से होकर आएगी, जाहिर सी बात है वो दर्पण के समांतर जाएगी और यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी। प्यारे बच्चों ये उसका प्रतिबिंब हो गया। तो जब वस्तु को C और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब किसके किसके बीच बन रहा है? आप लोग नोटिस करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ये जो है C और F के बीच में ये वस्तु बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F और C के बीच बनेगा, जो वास्तविक होगा उल्टा होगा, वस्तु से ये प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। फिर आगे देखते हैं कि जो वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ये देखिए अनंत से किरण समांतर होती है। जो सूर्य है मान लीजिए अनंत पर है तो उसकी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है, समांतर आती है, टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी? F से। एक और किरण आ रही है टकराने के बाद F से। तो प्यारे बच्चों जो अनंत से आने वाली किरण है वह दर्पण के कहाँ बनती है?
तो फोकस पर बनती है, दर्पण के आगे ही बनती है, जो वास्तविक होती है उल्टा होती है और वस्तु से बहुत ही वो प्रतिबिंब छोटा होता है प्यारे बच्चों। इसीलिए आप लोग चाहें तो शीशा जैसे कि कांच है तो शीशा माने आईना या फिर जो है उसको दर्पण कह सकते हैं। दर्पण का एक टुकड़ा लीजिए और सूर्य को के प्रकाश को जो है दीवार पर आप लोग दिखाइएगा तो सूर्य का एक गोल भाग बन जाएगा आपके दीवार पर। इससे क्या पता चलेगा कि सूर्य क्या जितना दीवार पर छोटा सा हिस्सा बनता है उतना ही बड़ा होता है। सूर्य तो पृथ्वी से बहुत बड़ा है ना। तो बहुत बड़ा जब सूर्य है तो उसका प्रतिबिंब छोटा सा दीवार पर बनता है, यानी कि उतना विशाल का चित्र का एक छोटा सा बिंदु जैसा चित्र बन रहा है। इससे क्या पता चलता है कि अनंत से जब किरणें आती है तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है ना, जो वास्तविक होता है और उल्टा होता है प्यारे बच्चों। फिर हम लोग जानेंगे अब अवतल, इसका थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की जो 6 स्थितियाँ मैंने बताया था। पहली स्थिति क्या है, यहाँ वस्तु की स्थिति को रखा गया है। पी और एफ के बीच में जो वस्तु को रखा जाएगा, वस्तु को किसके किसके बीच में रखा जाएगा, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और यह काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। अगर वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के आगे अनंत पर बनेगा, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगर वस्तु को एफ और सी के बीच में रखा जाता है तब भी जो है प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही सी और अनंत के बीच बनेगा, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। अगर वस्तु को सी पर रखिएगा तो भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। सी पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा जितना वस्तु होगा। अगर आप लोग उसको सी अनंत के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच बनेगा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। और अनंत पर वस्तु है तो वह दर्पण के फोकस पर बनेगा, जो वास्तविक उल्टा बहुत ही छोटा होगा। प्यारे बच्चों 6 स्थिति में 5 स्थिति जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब वाली है, पहली स्थिति जो है वह काल्पनिक प्रतिबिंब वाली है। इसी के आधार पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों तो अवतल दर्पण को ही हजामती दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं हजामती दर्पण, क्योंकि जो आप देखिएगा जो नाई का दुकान होता है, हजाम का सैलून होता है, वहाँ पर बड़ा सा दर्पण रहता है, उसके फोकस और ध्रुव के बीच में चेहरा को रखा जाता है, इससे प्रतिबिंब बड़ा सा बनता है ना, छोटी छोटी दाढ़ी का हिस्सा भी दिख जाता है, इसलिए उसको हजामती दर्पण भी कहा जाता है। अच्छा आगे है कि उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखना है। तो इसमें 2 स्थिति है, जब वस्तु को पी और अनंत के बीच में रखा जाए तो मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, तो ये जो दर्पण है प्यारे बच्चों, ये जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है। क्यों उत्तल दर्पण आपको दिख रहा है, क्योंकि इसका पीछे वाला भाग प्लय किया है, वस्तु कहाँ है, आगे है, तो यहाँ से किरण आएगी और दर्पण से टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, फिर एक किरण ऐसे आएगी है ना, और सी के दिशा में फिर टकरा कर वापस उसी दिशा, काल्पनिक रूप से इसको ऐसे आगे सी की तरफ बढ़ाइएगा और ये इसको पीछे की तरफ बढ़ाइएगा एफ की तरफ, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच में बनता है। जब वस्तु को पी और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच बनता है, जो काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। इसलिए बच्चों इसी दर्पण के गुण के चलते इसको साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। गाड़ी का जो साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वस्तु जो है उसके पी और अनंत के बीच में होती है, उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, तो बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र मिल जाता है, तो बड़ी पीछे का बड़ा बड़ा क्षेत्र दिख जाता है। अगर साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग कर लीजिएगा तो पता रहेगा कि बस या ट्रक जो है पीछे है, लगेगा कि गाड़ी पर चढ़ गया, इतना जो है जल्दी से उसका बहुत कम ही भाग ही दिखा पाएगा। फिर स्थिति 2 है, वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो मान लीजिए उत्तल दर्पण में वस्तु यहाँ से अनंत तक किरण आती है, ऐसे गुजर जाती है, जिसको काल्पनिक रूप से एफ से होकर गुजारा जा रहा है। फिर एक और किरण आई और ऐसे गुजर गई, जिसको काल्पनिक रूप से, तो वो प्रतिबिंब कहाँ एफ पर बनता है, जो काल्पनिक किरणों के कटान से है तो काल्पनिक प्रतिबिंब है, वास्तव में वो सीधा भी होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। प्यारे बच्चों तो इसकी स्थिति क्या है, जब उत्तल दर्पण के पी और अनंत के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। हमेशा उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है, कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो वह सीधा होता है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है वह छोटा होता है,
और अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह बड़ा होता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। फिर आते हैं अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इससे जो है ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। देखिए, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़ी द्वारा के अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं। छोटा अवतल दर्पण का प्रयोग दांत, आँख, कान, गले के इलाज में डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। जो डॉक्टर साहब होते हैं कान, आँख, नाक, गला का इलाज अवतल दर्पण द्वारा करते हैं, इसलिए। और दूसरा इसका प्रयोग क्या है, तो जो सौर भट्टी होती है, सोलर कुकर, उसमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। फिर चौथा उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के सीट में किया जाता है, थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित कर सके, इसलिए गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग लाइट में भी किया जाता है, जिससे प्रकाश को केंद्रित करके दूर तक फोकस मारा जा सके, तो गाड़ी का जो अग्रदीप हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो वाहन में लगी जो दर्पण होती है उसको साइड मिरर क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण। ये जो साइड मिरर होता है, आप लोग मोटरसाइकिल देखे होंगे, उसका जो शीशा होता है ना पीछे का दृश्य देखने वाला, उसको साइड मिरर कहते हैं। उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पीछे का बड़ा चित्र वह दिखाता है, छोटा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, चालक को सुविधा होती है, ड्राइवर साहब लोगों को। सघन स्थान जैसे बाजार या चौराहा पर लगे लैंपों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और काफ़ी क्षेत्र में प्रकाश हो जाता है। फिर आते हैं, ये दो प्रयोग समझ में बता दिया उत्तल दर्पण का। आप छू कर समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान किस प्रकार करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी आँख पर पट्टी बांध दिया जाए और तब कहा जाए कि आपको छू कर बताना है कि कौन अवतल है, कौन समतल है और कौन उत्तल दर्पण है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका उत्तर क्या होगा, हम बारी बारी से तीनों दर्पणों के परावर्तक सतह को क्या करेंगे, छुएंगे और अवलोकन करेंगे। यदि मान लीजिए कि छूने पर दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो रहा है, दर्पण का परावर्तक सतह समतल है, एकदम कोई भी ना वहाँ धंसा है ना उठा है, एकदम समतल है, तो समझ जाएंगे वह समतल दर्पण होगा। अगर वह दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, तो वह अवतल दर्पण होगा। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा तो वह जो है उत्तल दर्पण होगा। अगर हम आपसे कहें कि आप बिना छुए समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान किस प्रकार करेंगे, तो फिर वही स्थिति होगी। आप जो है दर्पण मान लीजिए कि छूना नहीं है, वस्तु को जो है एक कलम ले लीजिएगा, ऐसे एक कलम ले लीजिएगा और तीनों दर्पणों के सामने ले जाइएगा। जिस दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना आगे बन रहा है उतना पीछे बनेगा, तो समतल दर्पण होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वह समझ जाइएगा कि अवतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, अगर छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो समझ जाइएगा कि वह उत्तल दर्पण होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। उनको बताइए कि गुरुजी जो है मुफ्त में हम लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो जितना लोग हो सके उसका लाभ उठाए, है ना। अगर नहीं लाभ उठाएंगे तो आप लोगों को ही उससे नुकसान होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।